बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में एक तकरीब से ख़िताब किया और जिस तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया उसमें बहुत से जो शुरका थे उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और वो लोगों को कहते रहे कि आप मास्क ज़रूर पहने। अच्छी बात है, उन्होंने ये बात की। लेकिन आज मानसरा में भी मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था और उसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने किया। वहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब एक तरफ वज़ीर आज़म और अपोजिशन सब जो हैं वो इस तरह के जलसों से और तकरीबात से ख़िताब कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना वायरस भी फैल रहा है। एक तरफ NCOC ने ये सिफारिश की है कि जो सियासी जलसे जुलूस हैं इनको कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अपोजिशन ने इनकार कर दिया है। तो अपोजिशन ने जो इनकार किया है इसकी क्या वजह है और आने वाले दिनों में जो अपोजिशन के जलसे हैं इनमें क्या अपोजिशन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है कि जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि वफाकी काबीना में एक और रुकन का इजाफा हो गया और अब वफाकी काबीना के अरकान की तादाद जो है वो 51 हो गई है, 51। और ये जो वफाकी काबीना में एक नया इजाफा हुआ है इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर डोगर साहब जो कि नया इजाफा है वफाकी काबीना में, उनको वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर का अहदा मिला। आपको मुबारक हो आमिर डोगर साहब। मीर साहब नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं और लाहौर में मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सूबाई सदर भी हैं। सबसे पहले ये बताएं आमिर डोगर साहब, आप की जो जिम्मेदारियां उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था, आप थे उसमें? जी मैं था। आप मेंबर हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है उसमें आज बहुत सी कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र हो रहा था और सारी पार्टियां थी वहाँ पे। तो क्या ये दुरुस्त है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो पिछला इजलास था उसकी वजह से कुछ लोग जो है उनको इन्फेक्शन हो गया? जी, जो प्रीवियस इजलास था, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मौका दिया। पिछले इजलास में नवीद कमर साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो दोनों मेंबर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए। तो इस इजलास में कुछ मेंबर्स ने तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा, स्पेशली जो लेडीज़ हमारी 2-3 मेंबर्स हैं, बाकी मेल मेंबर्स साथ साथ बैठे। तो स्टार्ट में ही बात ये हुई कि जी एक तो मास्क पहन के रखें, तकरीबन सब ने ही मास्क पहने हुए थे 1-2 मेंबर्स के अलावा। और फिर चेयरमैन ने भी ये कहा कि जो फालतू एक्स्ट्रा लोग हैं वो चले जाएं और एजेंडा भी के ऊपर फ़ौरन आ जाएं और टू द पॉइंट बात करें ताकि चेयरमैन राना तनवीर साहब और इस इजलास को हम 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सबकी ज़िम्मेदारी है जान माल की, और अगर जान है तो जहान है। तो फिर इसी तरह कुछ मेंबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के उठते चले गए और फिर एंड में वो कंक्लूड इसलिए हुआ कि कोरोना के खौफ की वजह से वो हमें जल्दी ख़त्म और करना सब ने मास्क पहने हुए थे? सब ने मास्क पहने हुए थे सिवाय एक मेरे बुजुर्ग हैं शेख रुहेल असगर साहब, उन्होंने नहीं पहना हुआ था। उनको सब ने कहा, शेरी रहमान साहबा ने भी कहा, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं हूँ उम्र का जिस हिस्से चा मैनू मरण का कोई खौफ नहीं। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, आपका जो पॉइंट है वो पहले आ चुका है, लेकिन ये जो नई सूरत हाल है इसमें मैं आपको ये तो नहीं पूछता कि आप सियासी जलसे जुलूस मुलतवी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो PDM ने फैसला कर लिया है कि मुलतवी नहीं करने। तो क्या जो जलसे जुलूस होने वाले हैं उनमें एहतियाती तदाबीर के हवाले से कुछ आपने सोचा है कि वो क्या होंगी और उन पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए? देखिए मीर साहब, हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्हें हमेशा जिन हालात में जो चीज़ सूट करती है उसकी वो जो है वो तबलीग शुरू कर देते हैं। एक ज़माना था कि जब वो सिंध गवर्नमेंट को ये समझ रहे थे कि वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है या अग्रेसिव है इस यानी SOPs में या जो इक़दामात कोरोना की वजह से उठाए जाने हैं, तो उस वक्त इनका मंत्रा ही और था, उस वक्त ये और तरह की बातें करते थे। अब जब उनको ये जलसे रोकने के लिए और PDM के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जो है वो ज़रूरत है, तो अब वो इतने ज़्यादा कि वो मुराद अली शाह से भी जो है वो 10 कदम आगे हैं। देखिए सही बात ये है कि कोरोना के साथ हमें अब जो है वो रहना जो है वो सीखना होगा और SOPs के ऊपर इंतज़ाम के ऊपर जो है वो पूरा तवज्जो दी जाए। और उसके अलावा ओपन एयर में जिस तरह से बताया जाता है कि इन्फेक्शन कम है, ओपन एयर फंक्शन जो है वो किए जाएँ। जब ओपन एयर्स अपना शादियां हो सकती हैं, दूसरी तकरीबात हो सकती हैं, बाज़ारों में मार्केट्स में आप सारा दिन जो है वो काम कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी SOP है
वो उतनी ही है, उतनी ही रहनी है, थोड़ा बहुत कोशिश करने से वो बेहतर हो सकती है। तो फिर जलसों को स्पेसिफिकली टारगेट करना और उनको टारगेट करने के लिए इस किस्म के इकदामात करना और इस किस्म की जो है वो एक हाइप क्रिएट करना, ये जो है ये गवर्नमेंट का गलत इकदाम था और इसीलिए जो है वो पीडीएम ने इसको मुस्तरद किया है। जो एज लोग हैं 65 या उससे अबव, या ख़ास तौर पे जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, उन लोगों को मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो ख़ास एहतियात करनी चाहिए, बाकियों को भी जो है वो मुनासिब एहतियात करनी चाहिए। और अब ये नहीं हो सकता कि आप कारोबारी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से ठप कर दें। इससे पहले हमने बहुत नुकसान उठाया है और अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम कारोबारी ज़िंदगी को ठप करके जो है वो घरों में बैठ जाएं। अब हमें कोरोना के साथ जो है वो इन SOPs के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा और अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जिस तरह से पहले भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया इसमें, ये ऐसे ही मुफ्त में जो है ये हमने वो किया, हमने ये किया, इन्होंने किया क्या है? कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी, कोई इनका जो है वो इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो कोई 10-10 हज़ार में बिका है। यहाँ पे जो ये मास्क है वो 2 रुपए का मास्क जो है वो 20-20, 25-25 रुपए में बिका है। राना कोई साहब, इंतज़ाम नहीं ये कर आजकल सके, इस्लामाबाद कोई में ये लॉकडाउन वेंटिलेटर नहीं कर मिल रहा। सके। आजकल इस्लामाबाद में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, इतने जब ज़्यादा मरीज हो गए हैं। इसी तरह से जब ये था अपना क्या कहते हैं ये जब उसमें बाद में जब इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, आप मुझे बताएं जहाँ जहाँ पे इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, किसने लॉकडाउन? ठीक है। माँ सुबह उस मोहल्ले के मेन गेट के ऊपर बैठ जाते थे चंद जो है वो इंतज़ामिया या पुलिस के लोग, और उस मोहल्ले को जो 11 रास्ते दाएं बाएं से वो सारे चलते थे। अच्छा, तो इसलिए जो है ये ठीक है। जून में तमाम तर इन चीज़ों के जून में राइज आया था, लेकिन इस खित्ते की जो स्पेसिफिक रीज़न्स या वजह है कि यहाँ पे ये उतना मुहलक नहीं हुआ जितना यूरोप में हुआ। ठीक है। तो अब भी हमें उम्मीद है कि ये एक राइज़ आया है, लेकिन ये राइज़ जो है ये कंट्रोल हो जाएगा और इसमें हमें SOPs के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए और उसके साथ अपना कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको चलाना चाहिए, सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। नाज बलोच साहबा, अब जिस तरह की हमने पहले बात की कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और उसकी तो सदारत ही अपोजिशन करती है और वहाँ पे ज़्यादातर अपोजिशन के मेंबर्स ही थे। अहमद डोगर साहब के अलावा कुछ सरकारी मेंबर भी थे वहाँ पर। तो अपोजिशन के जो बहुत से मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं उन्होंने ज़्यादा देर बैठना गवारा नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है वो आपके जलसों में आके कई घंटे बैठे इंतज़ार करे, तो कुछ सवालात पैदा होते हैं अपोजिशन की पॉलिसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है और बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड होता हुआ ऐसा एक वायरस है जिसका मुकाबला करना दुनिया भर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके सामने इसी कोरोना के दौरान ही अमेरिका में इंतखाबात भी हुए और दूसरे ममालिक में अपना जो भी उनके निज़ाम ज़िंदगी है वो तो नहीं रुक सकता। डेफिनेटली हमें इस वबा का, इस वायरस का मुकाबला करना है। बिहार में भी इंतखाबात हुए जी, लेकिन देखें बात यह है कि SOPs पे अमल दरामद करना ये सबकी जिम्मेदारी है, ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैंने नहीं पहनना मास्क, वो सिर्फ अपने लिए ख़तरा नहीं है, वो औरों के लिए भी ख़तरा बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं हैं। हामिद मीर साहब, ये बात आपको भी पता होगा और मेरा ख्याल है नाजरीन को भी इस बात का इल्म मेरा ख्याल है कि जिन ममालिक ने वैक्सीन्स बनाई हैं उन्होंने वैक्सीन्स अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए बनाई हैं। वो पहले अपने शहरियों को देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे ममालिक ने मना कर दिया है पाकिस्तान को वैक्सीन्स देने के लिए और उन्होंने साफ कहा है कि पहले हम अपने लोगों को उनकी नीड पूरी करेंगे, उसके बाद जाके देंगे। और हमने तो ना वैक्सीन्स तक हम कोई पेशरफ्त कर रहे हैं, ना कोई हमारी हिकमत अमली है। और मेडिकल के हवाले से आप देखें कि इस वक्त जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आम दवाएँ 500% से ज़्यादा इजाफा होकर महंगी हो चुकी हैं। तो ये जो माशी कोरोना वायरस है इस मुल्क के अंदर, जो मईशत का इस हुकूमत ने बुरा हाल करके रखा है, एक आम आवाम जो इस मईशत के तबाही से मुतासर है, उसके लिए कौन निकलेगा फिर? अच्छा। अगर हम भी ना निकलें और अवाम भी ना निकले तो इसका हल क्या है? अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने इसी हवाले से कोरोना पर जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं इस पर कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, लेकिन कोरोना से मुतल्लिक हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में भी तजाद है।
और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत पर कुछ इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप तो खुद SOPs की पाबंदी नहीं कर रहे और SOPs के बावजूद कुछ गिलगित बल्तिस्तान और कुछ दिन कबल जो कुछ वहाँ पे नज़र आया वो तशवीशनाक है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए हुए SOPs पे अमल दरामद करे। हमें पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। गैर मामूली हालात में लीडरशिप के गैर मामूली फैसले होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के ये रिमार्क्स हैं। तो ये जो इंडोर शादी हाल्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त थी उसकी समात में डोगर साहब अतर मिनल्ला साहब ने ये बात की है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम अपोजिशन पे तो तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में भी तजादात हैं। हुकूमत को इस वक्त आप नहीं समझते कि बाहर जाके वज़ीर आज़म को इस तरह बड़ी बड़ी तकरीबात से ख़िताब नहीं करना चाहिए? मीर साहब देखें, उनकी ऑब्जर्वेशन खासी हद तक दुरुस्त भी है। ये तो हम सबका ही फ़र्ज़ है। हुकूमत तो अपने तय पूरी कोशिश कर रही है कि SOP पे अमल दरामद कराया जाए। अब NCOC कमेटी की आज की भी आपने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, स्कूल्स के हवाले से भी, मैरिज हॉल्स के हवाले से भी। अब हुकूमत तो अमल दरामद भी कराती है, उसके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई है वो भी करती है, लेकिन ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती। इसके ऊपर शहरियों का, अवाम का बहुत बड़ा इसमें रोल बनता है, बहुत बड़ा किरदार बनता है कि वो रियासत की तो जिम्मेदारी है शहरियों के जान और माल की हिफाजत की। अब जिस तरह राना साहब कहते हैं कि इनको जो सूट करे, भाई हमने तो पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन किया और उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इमरान खान की उस पॉलिसीज़ को अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आज के जो हालात हैं, ये कोरोना की नई शक्ल है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा। मैं पहले फेज़ में खुद इन्फेक्ट हुआ हूँ। अब मैं इर्द गिर्द के जो अपने दोस्तों अजीज़ों को मैं देख रहा हूँ, वो इतना मोहल्ले का कि सीधा आपका ब्रीथिंग का इशू बनता है या आप वेंटिलेटर पर जाते हैं। आपने तो खुद हमारा अजीज़ दोस्त प्यारा अरशद वहीद, जियो का सीनियर रिपोर्टर पार्लियामेंट का, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, यंग आदमी था, हाँ अभी ताज़ा उसकी इससे डेथ हुई है। तो ये कोई सियासी को पॉइंट स्कोरिंग 14 दिन वेंटिलेटर पर रहा। तो उस मरहूम ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी खिदमत दी हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। तो अर्ज़ है कि कोई इमरान खान ने कोई PDM के जलसों से हम खौफज़दा नहीं है। PDM का बयानिया तो अभी ताज़ा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, वहाँ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इनके तो गुब्बारे से हवा निकल गई है। हमने अपने भी जलसे कैंसिल किए हैं। जान है तो जहाँ ना जलसे सियासत जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिएगा। ये 3-4 महीने सर इस मौसम में, वैसे भी आप जानते हैं इस्लामाबाद के अलावा पंजाब में बाकी शहरों में स्मोक है यहाँ, क्योंकि प्लांटेशन बहुत है यहाँ, वो इफेक्ट नहीं है। दिन में भी यूँ लगता है कि जैसे अंधेरा हुआ हुआ है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इन दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि बारिशें नहीं हुई उस तरह से। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये सर्दी का मौसम है, अगर 3-4 महीने हम गुजार लेंगे, फिर सियासत भी करते रहे, इलेक्शन भी लड़ते रहे। आप 3-4 महीने गुजारना चाहते हैं ताकि मार्च जल्दी जल्दी आ जाए? नहीं सर, बात मार्च तो आना है जी, और मार्च में तो सेनेट का इलेक्शन है, और सेनेट के इलेक्शन पे भी कल जो तारीखी एक फ़ैसला किया और अपोजिशन को तमाम पार्टीज़ को ऑफ़र की कि आए शो ऑफ हैंड के ज़रिए इस इलेक्शन को भी एक साफ शफाफ तरीके से आगे लेकर चले, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब इस पे ज़रा हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आमिर डोगर साहब को भी काबीना में शामिल कर लिया गया, ये वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बन गए। तो अब काबीना जो है उसका साइज़ क्या हो गया है, इस पर ज़रा राशिदा शुएब की रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं कि ये डोगर साहब जो हैं ये क्या मिशन लेके आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुर्सी मनसब संभालने के बाद अपनी 20 रुकनी काबीना तश्कील दी। काबीना की तादाद बढ़ते बढ़ते अब 51 हो चुकी है, जबकि वादा तो कुछ और किया गया था। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्टर्स होंगे। वज़ीर आज़म की 51 रुकनी काबीना में 27 वुज़रा, 3 वुज़राए मुमलिकत, 16 मावनीन खुसूसी में से 13 गैर मुंतखब और 5 एडवाइजर्स भी गैर मुंतखब हैं। इस काबीना में दोहरी शहरियत वाले भी हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी। वज़ीर आज़म के मावनीन खुसूसी नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत, जबकि मोईद यूसुफ, नदीम अफजल चंद और शहबाज गिल गैर मुल्की रिहाइश रखते हैं। फैसल वावडा पर दोहरी शहरियत का केस जेर इल्तवा है। कल के दुश्मन आज के दोस्त। इस काबीना में ऐसे वुज़रा भी बैठे हैं जो इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते और जवाबी वार पाते रहे। मौजूदा काबीना में ज्यादातर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ काबीना से रहा। हमने हमला तो नहीं किया ना, गुंडे लेके आप उसी गवर्नमेंट बुला के हमने वो हमला तो नहीं किया। हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हम तो उस वक्त भी उन्हें आप उसी गवर्नमेंट के हिस्से थे। आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का टांगे की सवारियां नहीं है इसके पास। आप कामयाब सियासतदान है ना? हां, यस।
ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ। मामूली कप्तान है। वजीर आजम नए पाकिस्तान में सादगी मुहिम पर जोर देते रहे, लेकिन इनकी अपनी काबीना का बढ़ता हुआ साइज इसकी सरासर नफी करता है। राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आमिर डोगर साहब जो हैं ये पुराने सियासी कारकुन हैं, इनको आपने देखा है कि ये चीफ विप के तौर पे बजट पास कराने में भी बड़ी सरगर्मी का मुजाहरा करते हैं, जो नाराज़ लोग हैं उनको भी ले आते हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं है इनको इसलिए लाया गया कि शायद आप तैयारी कर रहे हैं कि पंजाब और मरकज़ में शायद कोई आप तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें मीर साहब, इतने ज़्यादा यू टर्न्स और अपनी हर बात को गलत साबित करना, उसके उलट काम करना, और काबीना में इतनी भारी तादाद में नापसंदीदा अनासर की मौजूदगी में मैं आमिर डोगर साहब का जो इजाफ़ा है ना, इसको तो मैं बुरा नहीं कहूँगा। आमिर डोगर जो है ये एक सियासी कारकुन है, और इसने जो चीफ विप के तौर पे अपने लोगों से भी और इवन अपोजिशन के साथ भी जो है वो इसका जो मामला है वो एक सियासी वर्कर का रहा है। तो इसने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी को भी और हमेशा जो है इसने तौबन किया है, वहाँ पे मामलात को सुलझाया है, उनको उलझाया नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कम से कम इनकी हद तक जो इजाफ़ा है उसे जो है वो मैं कम से कम जो है मैं उसको जो है वो कंडेम नहीं करता। अच्छा, तो डोगर साहब इसका फ़ायदा होगा आपको या नुकसान होगा? राना सनाउल्लाह साहब की तारीफ नहीं, राना आपके साहब हक में जाएगी कि फ़ायदे में? राना साहब भाई हैं, एक मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने जो 2 साल में मेरा पार्लियामेंट में किरदार था उसका जिक्र किया, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि इस पार्लियामेंट में हमने सबको आगे लेकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना है। पूरी कौम की नजरें अब जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत हो गई। ठीक है, तो इनकी मेहरबानी। नाज बलोच साहब, आपको क्या लग रहा है कि आमिर डोगर साहब जो हैं अब राना सनाउल्लाह भी उनकी सलाहियतों के मोतरफ निकले हैं? कभी उन्होंने किसी हुकूमत के बंदे की इतनी तारीफ नहीं की जितनी कर दी आज, और उसके बाद मैं इनके बारे में तशवीश का शिकार हो गया हूँ डोगर साहब के बारे में। आपका क्या ख्याल है, इनको क्यों लाया गया? डोगर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर पीटीआई तक पहुँचे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी जो उनकी सियासी एक स्ट्रगल और जो ग्रूमिंग रही है पीपल्स पार्टी के साथ, उस वाबस्तगी को फरामोश ना करते हुए जो सियासी अकदार हैं उनके ऊपर भरपूर तरीके से निभाएंगे। लेकिन देखिए, सीखा तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से है ना, तो ये बात तो अपनी जगह। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हामिद मीर साहब जो सरमायाकार, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट, जो सरमायाकार इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो काबीना के इर्द गिर्द वज़ीर आज़म साहब के बैठे हुए होते हैं, उनके दरमियान हमें बाकी में पॉलिटिकल वर्कर्स की तलाश थी कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई ऐसा शख्स वज़ीर आज़म की काबीना में हो जो उनको कम अज़ कम जो सियासी बसीरत जिसकी ज़्यादा हो, जो सियासी एतबार से हुकूमत को सही मशवरे दे और गलत बातें जो है वज़ीर आज़म की कान में हर वक्त ना करते रहें और वज़ीर आज़म तकरीर कर देते हैं और बाद में फिर उसके बाद यू टर्न लेना पड़ता है। तो काबीना में तो बहुत कमी, हमें फुकदान नज़र आता है सियासी लोगों का। यहाँ पे ज़्यादातर वो सरमायाकार और वो इलेक्टेबल्स हैं जिनके खिलाफ पीटीआई की हमेशा सियासत रही है। क्योंकि मैं जिस पीटीआई को जानती हूँ, जो पीटीआई धरने दिया करती थी, उनका मंशूर तब ये होता था कि आज़ाद उम्मीदवारों को हमने कभी अपने साथ नहीं शामिल करना। वो पीटीआई कहती थी कि इलेक्टेबल्स के हम खिलाफ हैं। वो पीटीआई कहती थी स्टेटस को हमने तोड़ना है। आज सारा स्टेटस को और सारे इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला के काबीना में और वही आजमाए हुए लोगों को अपने साथ शामिल करके कौन सी तब्दीली ये लेकर आ रहे हैं। तो हमारी दुआएं हैं कि आमिर डोगर साहब के साथ, आपकी भी दुआएं हैं इनके साथ? आमिर डोगर के साथ दुआएं मेरी बिल्कुल हैं कि ये अपनी वो पुरानी जो सियासत जहाँ से इन्होंने शुरू की थी, अपने उस सियासी नज़रिए को कम से कम उसी को इम्प्लीमेंट कर लें। कहीं से भी हुकूमत को कुछ पाकिस्तान का फायदा हो जाए, उसमें अच्छे सियासी लोगों के साथ, तो अच्छी बात है। ये बड़ा रेयर है कि आजकल के दौर में इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब और पीपल्स पार्टी की नाज बलोच साहबा जो हैं वो आपकी काबीना में शमूलियत को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको एक तो 2.5 साल के बाद इमरान खान साहब लेके आए हैं, तो लेके क्यों आए हैं? क्या उनको कोई खतरा नजर आ रहा है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े ऑनरेबल कुलीग्स हैं, इन्होंने मेहरबानी फरमाई और मैं तो बड़ा नाचीज़ गुनहगार सा आदमी हूँ। आज पीएससी की मीटिंग में भी सारी पार्टियों के सीनियर लीडर्स हैं, तो स्टार्ट में चेयरमैन साहब ने और तमाम मेंबर्स ने भी मुझे मुबारकबाद दी और अप्रिशिएट किया कि ये बड़ी डिज़र्विंग था और बड़ी जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस एलिवेशन हुई है। एक बात ये शुक्र है मेरा, और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मेरा हामी नासिर और मैं
मेहनत से, ईमानदारी से जो एतमाद मेरी पार्टी ने, वज़ीर-ए-आज़म ने मुझ पर किया, मैं उसमें अपना किरदार अदा कर सकूँ, इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूँ, पार्टी की खिदमत कर सकूँ। मीर साहब, ये तो 51 रुकनी काबीना का आपने दिखाया। मैं भी आज कैबिनेट में अपना चार्ज लेकर आया हूँ और लिख कर आया हूँ। इसमें मेजॉरिटी जो ऑनरेरी जिस तरह है मैं हूँ और बाकी मिनिस्टर्स ने और मावन ख़ुसूसी ने, कोई वो तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा। ये 51 जो वज़ीर हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो इस हुकूमत के ख़जाने पे बोझ नहीं है। अच्छा। ना मराहत है, ना कोई पर्सन प्रिविलेजेस है। ये बड़ी ओपन बात है। मैं भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म की टीम का, कैबिनेट के मेंबर के तौर पे कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। तो ये जो है, ये है तब्दीली। नहीं, आप और पिछले 4 सालों में आज मुझे 5 साल बताया गया। मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन जो 18 लोग हैं, 5 मशीर और 13 जो बाकी लोग हैं, यानी कि 18 जो गैर मुंतखब लोग हैं, दफ्तर तो है उनके पास, गाड़ी भी है, दफ्तर में स्टाफ भी होगा, तो थोड़ा बहुत बोझ तो बनते हैं वो सर। लेकिन देखें, पिछले 5 साल से कोई कैबिनेट डिवीजन ने नई गाड़ी नहीं खरीदी। कोई वज़ीरों और मशीरों पे माजी की हुकूमतों की तरह अल्लाह तल्लों पे करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि अखराजात कम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, काबीना के, वज़ीरों के, मशीरों के, आप इस पर पूरी एक रिपोर्ट बना के 2 सालों में मैं चाहूँगा जो हुआ है आप चेक करें और माजी की हुकूमतों और काबीनों पर होने वाले अखराजात से इसको मुआवजना करें। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और बड़ा विजिबल डिफरेंस है। ये करोड़ों में सेविंग हुई है, कोई ये लाखों हज़ारों की नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और जो आमिर डोगर कह रहे हैं कि आप माजी की हुकूमतों की जो काबीना के अखराजात थे वो इस काबीना के अखराजात के साथ आप उसका तकाबली जायज़ा लें, कंपैरिजन करें, तो उनका एक ख्याल है कि कोई मस्बत पहलू सामने आएगा। ये भी करके देख लेंगे और ज़रूर करेंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एक और मामला है जिस पर आज जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, उन्होंने केस की समाअत के दौरान बात किया और ये है कि 14 माह गुजर गए हैं लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए। और जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने इंतबाह किया है। उन्होंने कहा मुल्क में हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं, क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? हर तरफ मशीन गनें लगी नजर आती हैं, कुछ हुआ तो क्या ये गन्ने अवाम पर ही चलेंगी? कश्मीर पर इलेक्शन की बात करते हैं लेकिन सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते, बल्दियाती इंतखाबात ना कराकर अवाम के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। ये उनके रिमार्क्स हैं। डोगर साहब, आप ये नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी दफ़ा हुकूमत आई है, कम से कम वहाँ पे तो आपको बल्दियाती इंतखाबात करवा देने चाहिए थे? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं जी। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में भी जो नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया वो बड़ा मजबूत बाइख्तियार खुद मुख्तियार सिस्टम है और इख्तियारात हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। कोरोना आ गया, कोविड की वजह से वो पेंड हो गया, हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू है, पहले फ़ेज़ पे हो गई, दूसरे फ़ेज़ पे काम जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये इस स्पाइक से अगर हम गुजर जाएंगे 3-4 महीनों के बाद, तो अगले साल के स्टार्ट में बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। और इमरान खान साहब का तो पहले दिन से ये एक विज़न है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए ताकि लेजिस्लेटर अपना रोल लेजिस्लेशन के ज़रिए पार्लियामेंट में करें और अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो बल्दियाती इदारों के ज़रिए नीचे गली मोहल्ले में हल हों। और KPK का जो सिस्टम है वो अब तक के जितने सिस्टम आए वो बेहतरीन सिस्टम था जिसमें मैक्सिमम पब्लिक की पार्टिसिपेशन थी। उसी का रेप्लिका ऑलमोस्ट पंजाब में भी हुआ है और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, आमिर डोगर साहब को अगले साल यानी 2021 में बल्दियाती इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, आपको अगले साल क्या सियासी मंजर नज़र आ रहा है? सेनेट के इलेक्शन के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे, क्या होगा? देखें, हमारा तो मुतालबा भी है, कोशिश भी है, जदोजहद भी है कि अगले साल जो है वो जनरल इलेक्शन हो और आवाम के मैंडेट के साथ एक सही नुमाइंदा हुकूमत जो है वो वजूद में आए, वो जिसकी भी हो, जो फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो है वो कामयाब हो। बाकी जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का तल्लुक़ है, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और ये एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखें, अब भी जो इन्होंने सिस्टम बनाया है वो चलेगा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस करना चाहिए।
एक बल्दियाती निज़ाम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का था, वो हमें काबिल कबूल नहीं था। एक हमने बनाया वो इनको काबिल कबूल नहीं है। एक ये बना रहे हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। और ये बल्दियाती इदारे जो है वो इसी तरह से जो है ना वो एक फुटबॉल जो है वो बने रहेंगे। होना ये चाहिए कि बल्दियाती अदारों के मुतल्लक जो मामलात हैं इनको भी एक दफ़ा तय करके इनको वही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जो उन चीज़ों को इलेक्शंस को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ है। ताकि ये क्या हुआ कि इस मरतबा जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आई है, KPK में जो बल्दियाती इदारे हैं वो अपना टेन्योर पूरा करके ख़त्म हुए हैं, सिंध में पूरा करके ख़त्म हुए हैं, बलूचिस्तान में पूरा कर उन्होंने किया और उसके बाद फिर दोबारा वो इलेक्शन की तरफ गए हैं। पंजाब में जिस दिन ये आए हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे अक्सरियत PMLN के लोगों की थी, इन्होंने ख़त्म कर दिया उनको। इन्होंने कहा ये तो निज़ाम ही ठीक नहीं है, अब हम नया निज़ाम लाएंगे। जब ये नया निज़ाम ले आएंगे तो उसके बाद फिर और एक नया निज़ाम आएगा। तो ये बल्दियाती इदारे जो हैं ये जमहूरियत की नर्सरी हैं, ये आम आदमी के मसाइल के हल होने की बुनियाद हैं। इसके ऊपर जो है वो कौमी सतह पे एक कंसेंसस होना चाहिए और बल्दियाती इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन की तरह बिल्कुल इन टाइम होने चाहिए। खा गवर्नमेंट किसी की हो या किसी की मुखालिफ की हो, इसमें जो है वो कोई रखना अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत नुकसान है लोगों के गली महल्ले के मसाइल को हल करने की हद तक। नाज बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगले साल जनरल इलेक्शन होगा या बल्दियाती इलेक्शन होगा? देखिए, हुकूमत के हालात और वाक़यात तो जनरल इलेक्शंस की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की एक नाकाम हुकूमत चल रही है और एक नॉन सीरियस हुकूमत, और पार्लियामेंट को जितना कमज़ोर इस हुकूमत ने बनाया है, इससे पहले किसी हुकूमत ने पार्लियामेंट को इतना गैर संजीदा और इतना कमज़ोर नहीं बनाया। तो इस चीज़ का हमें अफसोस भी है, बहुत दुख भी है। और साथ ही जो वादे बड़े बड़े हुए, आप देखें ना कि जनूबी पंजाब सूबा का वादा क्या हुआ, क्या उस वादे को वफा किया इस हुकूमत ने? नहीं। फिर जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो यूनिवर्सिटी बनाना था, बना देते, 2 साल लगे, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बना। गवर्नर हाउसेस जितने भी हैं उनको यूनिवर्सिटी बनाना था, ना बना सके। फिर उसके बाद आप लोकल बॉडी की अगर आप बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात की, जो कि बहुत अहम है, और वो आप देखें कि सिंध के अंदर आपको मिसाल मिलती है कि मुकम्मल टेन्योर पूरा हुआ, लोकल बॉडी का एक सिस्टम है वहाँ पे, बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर भरपूर तरीके से जो है काम भी होता रहा और हमेशा आपने देखा कि सिंध ने उसमें पहल की। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली KPK में ये निज़ाम नज़र नहीं आता। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जो बातें इलेक्शन से पहले की जाती थी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल इनकी हुकूमत रही KPK में, ये ना कर सके। तो अब मुझे नज़र नहीं आता, एक होपलेस सिचुएशन इस हुकूमत ने क्रिएट की हुई है। और जो मंजर है वो इशू ऐसा है जो बड़ा अहम है। अभी थोड़े दिन पहले जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है, उसके नताइज पर तो आप सब डिस्प्यूट कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने और PTI ने और मुस्लिम लीग नून ने और कुछ दीगर पार्टियों ने सब ने ये मुतालबा जो है वहाँ के लोगों का जो है उस पर ये कहा था, वादा किया था कि हम आपको अलहदा सूबा देंगे। तो उस पर आप सब मिलकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। उसको आगे बढ़ाने से पहले एक अच्छी खबर, और अच्छी खबर आज हमें पाकिस्तान में जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर, उन्होंने अच्छी खबर दी है। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Is there any chance of the UK cricket team visiting Pakistan? मुझे उम्मीद है. मुझे उम्मीद है. I really hope that we can see this happen. You know, I've said it before. Of course, the international cricket schedule is now more complicated. We have tours being cancelled everywhere, but I am working very hard to hope that we see an England cricket tour in Pakistan coming soon. 16 years of waiting is over, and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible, and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again, and this tour will do that. UK Pak Dosti Zindabad. UK पाक दोस्ती जिंदाबाद। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2021 में पाकिस्तान आएगी, काफ़ी अरसे के बाद आ रही है। तो ये थी अच्छी खबर। डोगर साहब ये बताएं कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ जो वादा किया है, जो अच्छी खबर आपने सबको दी है कि हम जनाब आपको सूबा बना के देंगे, वो कोई एक पार्टी अकेले तो सूबा बना नहीं सकती, उसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी है। उस आईनी तरमीम के लिए काम कब शुरू होगा? देखें सर, मेरा तो काम भी यही है कि मैंने एक माहौल ऐसा बनाना है पार्लियामेंट में,
और कल आप देखा कि रिजवी साहब का भी जो मुआहदा हुआ फ्रांस के एम्बेसडर के हवाले से, वो भी पार्लियामेंट फैसला करे, क्योंकि पार्लियामेंट ही अवाम का एक नुमाइंदा फोरम है। जिस तरह राना साहब खादिम रिजवी साहब ने तो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कुछ और लोगों के साथ मुआहदा किया जी, एक जो मुआहदा हुआ उसमें फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। अच्छा, पार्लियामेंट ने करना है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को जब सूबे की बात इमरान खान ने की, इन सब ने मुखालफत की, बाद में फिर अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा नहीं सूबा बनना चाहिए, इन सब ने मुखालफत की। जी जी, सरताज अजीज कमेटी ने सबसे पहले कहा था इसको अलग सूबा बनाए, लेकिन इलेक्शन, इस प्रीवियस इलेक्शन कैंपेन में अगर आप देखें, उसके बाद जैसे बल्दियात की बात हुई, बिल्कुल पूरे चारों सूबों में एक यूनिफॉर्म बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर, टेबल पे बैठकर हल करने चाहिए। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, डायलॉग से ही मसले हल होते हैं और वो होंगे, और पार्लियामेंट को बिल आखिर अपना किरदार अदा करना है और वो कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे सेनेट की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोट की बात हुई, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटर्स की बात हुई, हमारी कमेटी मौजूद है, हम इनको दावत देंगे। कल और बैठ के तमाम जो आईनी तरमीम है वो करनी चाहिए, ठीक है, और राना सनाउल्लाह साहब सियासत करते रहें। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो वादा है, सब पार्टियों ने किया है वादा, तो इस पर आईनी तरमीम की जरूरत है, तो आप एहतजाज करेंगे या इस पर अमल दरामद के लिए कोई आईनी तरमीम लेके आएंगे? नहीं मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने की बात जो है वो सरताज जो कमीशन बना था उस रिपोर्ट में भी ये मौजूद है। उसके बाद भी तमाम पार्टीज़ इसके ऊपर मुस्बत राय का इजहार करती रही हैं। अब एक मीटिंग हुई थी ज़ेरे सदारत कह लें या ज़ेरे मेज़बानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा तो नहीं था, उसमें वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ ने ये कहा था कि बिल्कुल हम सूबा बनाने के हक़ में हैं, सूबे का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐलान गवर्नमेंट ना करे, क्योंकि इससे जो है वो इलेक्शन में जो है वो फ़ायदा हासिल करने वाली कोशिश होगी। आप ऐलान ना करें, अब बात ना करें, तो हम इससे मुतफिक हैं, बाद में हम इस पर तआवन करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इस बात के ऊपर, इस मुआहदे के ऊपर किस हद तक अमल हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने वाकई ऐलान नहीं किया और उस मुआहदे की पासदारी की और सबको पता है कि कोई नाराजगी नहीं है। 1 नवंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था, तो उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। तो नाज बलोच साहब, अब ये क्या पॉसिबल है कि बिलावल साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाएं, वो कहें मैं सूबा बनाऊंगा और इमरान खान साहब चुप करके बैठे रहे? देखिए हामिद मीर साहब, इस बात से तो जो हमारे मुखालिफिन हैं वो भी एग्री करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर पूरी कौम को मुतवज्जो करने के लिए जो किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी का रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा, बल्कि हमें देखकर बाद में हमने देखा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुतवज्जो हुई और जीबी के इशू को, जीबी के जो मसाइल हैं उनको पूरी कौम तक पहुँचाने के लिए बिलावल भुट्टो ने अपना किरदार अदा किया। इससे पहले भी आपने खुद भी इस बात को एडमिट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में स्टेटस भी गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया। तो पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तर्जुमानी भी करती है, उनके सेंटिमेंट्स की कदर करती है। यही वजह है कि तमाम तर धांधली के बावजूद आज 25% वोट पीपल्स पार्टी को पड़े हैं, जिससे नंबर 1 पे हम स्टैंड करते हैं। तो तमाम धांधली के बावजूद, और ये भी देखें कि किसी हुकूमत ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जो कि इन्होंने तोड़ दिया। पीटीआई ने आते ही 16 से 15 सीटें वफाकी हुकूमत हमेशा जीबी से लेती थी, लेकिन जीबी के अवाम को इनसे उम्मीदें नहीं है, इसलिए 8 से 9 सीटें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जरा फेयर था? नहीं, अगर फेयर होता तो ये 8 से 9 भी इनको ना मिलता। चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है, उनका राइट है, वो ये बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि नाज बलोच साहब अभी कह रही थी, हिस्ट्री भी तो देख लेना कि पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। दूसरी दफ़ा दूसरा इलेक्शन हुआ तो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने नून लीग को जितवा दिया। अब तीसरी दफ़ा इलेक्शन आया तो इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने पीटीआई को जितवा दिया, उनको अक्सरियत दिलवा दिया। तो वो हमेशा इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत होती है उसके साथ रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।